गुड इवनिंग। तो टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, बिकॉज ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है, कंसेप्ट बेस है, और इसकी समझ अगर अच्छी है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत नहीं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इम्यूनिटी की, तो हमें समझना है सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है, राइट। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी हम क्या बोल सकते हैं। हमें मालूम है, हम एवरीडे लाइफ में अगर हम बात करें, हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन एजेंट्स या बैक्टीरिया, वायरस, क्योंकि सारे माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है और हम लोग जो हैं इनके एक्सपोजर में आते रहते हैं। अब जो एक्सपोजर है हमारी बॉडी का इसके लिए, अब कभी कभी जो है हमारी अंदर की जो शक्ति है वो जब कम हो जाती है तो हमें डिजीज हो जाती है। लेकिन वही पावर, हमारी अंदर की जो टॉलरेंस पावर है, उन डिजीजेस के अगेंस्ट, उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, उन फॉरेन एजेंट्स के लिए लड़ने के लिए, उस एबिलिटी को, होस्ट की वो एबिलिटी, ताकि वो एक डिजीज से जो है अपने आप को बचा सके, फाइट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। और ये सारी इम्यूनिटी जो है वो कौन देता है, हमारा इम्यून सिस्टम, राइट। तो आप इम्यूनिटी के लिए को अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो आप क्या बोल सकते हो, इम्यूनिटी क्या है, हमारी ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी या फिर अ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, या फिर सिंपल बोल सकते हो टॉलरेंस पावर ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द माइक्रोब्स, उसे आप क्या कहोगे, इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम, राइट। अब हमारा इम्यून सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। और वो दो पार्ट्स क्या हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी और एक हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब जो हमें बाय बर्थ मिली है, नेचुरल, जो हमें कैसी मिली है, बाय बर्थ मिली है। ऑन द अदर हैंड एक्वायर्ड की बात करें, एक्वायर्ड करेक्टर्स जैसे हम बोलते हैं, जो हम लोग अपनी लाइफ में सीखते जाते हैं, राइट। इनेट मतलब जो हम लोगों को बाय बर्थ मिली है, नेचुरली मिली है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है हमारे पास, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है हमारे पास जो हमें ड्यूरिंग द लाइफ, जो चीज हमें सीख रहे हैं, जैसे वैसे ही सीखते सीखते जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप्ड हो रही है उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। तो आप लोग जो है इनेट इम्यूनिटी को बोल सकते हो क्या, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। और इसके लिए आप इसको अडेप्टिव, कि हम अडेप्ट करते जा रहे हैं, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद स्पेसिफिकली हमें याद रखना है कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, क्योंकि नेचुरली हमें मिल रही है, तो वो नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी पर्टिकुलर ले के लिए नहीं है, ठीक है। इन जनरल हम लोगों को वो नेचुरली बिल्ट मिलती है। ऑन द अदर हैंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कैसी होती है, स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलरली के लिए हम जो है, हमारी बॉडी जो है वो डेवलप्ड करती है। दो चीजें। अब इनेट और एक्वायर्ड हम लोगों को समझ आ गई कि क्या है। इनेट इम्यूनिटी हमने बोला, इनेट इम्यूनिटी हमारे पास जो है दैट इज द नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ, बाय इनबॉर्न मिली है। लेकिन ये कैसी है, हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। आप बोलोगे इट इज प्रेजेंट, कब मिलती है हमें, एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट। लेकिन ये आप क्या कर रहे हो, ड्यूरिंग लाइफ टाइम अचीव कर रहे हो। यहां से एक पॉइंट याद रखोगे, इनेट इम्यूनिटी जो है आपकी, इट इज फास्ट टाइप, और एक्वायर्ड जो है हमारी वो क्या होती है, स्लो। फर्दर अगर हम इस पे डिवीजन देखें तो हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी है, यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इनेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी की अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो हम इनेट इम्यूनिटी को डिवाइड कर सकते हैं बैरियर मेथड्स में। और बैरियर मेथड्स के लिए हम याद रखेंगे यहाँ पर क्या, पीसी का होल स्क्वायर। हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स, दैट इज पीसी का स्क्वायर। तो मतलब 2 पी है यहाँ पर और 2 क्या है यहाँ पर, सी।
ये जो दो पी यहाँ पर है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक पी आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर, एक आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक आता है सेलुलर, और लास्ट आता है हमारे पास साइटोकाइन बैरियर। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। क्या बोला मैंने? बैरियर मेथड जो है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट में से। बैरियर मेथड में हमें पीसी का होल स्क्वायर याद रखना है, दैट इज फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। क्लियर? इसी तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी हम डिवाइड कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। और एक्टिव और पैसिव को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। दैट मीन्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है हमारे पास, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी। इसी तरीके से पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कौन सी है और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है। तो ये हमें एक विजन मिल रहा है कि इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना किस किस के बारे में है और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर अबाउट द बैरियर मेथड, राइट। जैसे कि मैंने अभी बोला, बैरियर मेथड को याद करना है हमने कैसे, पी 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 सी, ठीक है, पीसी का होल स्क्वायर बोला मैंने। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट इज द फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर, आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। फिजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूं, तो वो फिजिकल बैरियर है, दैट मीन्स अगर कोई भी पैथोजन ने एंटर करना है तो सबसे पहले वो एंटर करेगा, तो इसका मतलब हमारी बॉडी क्या है, डिफेंसिव है। उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है डिफेंस करने का, अपने आप को बचाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा डिफेंसिव आता है वो आती है हमारी स्किन। अगर आप देखोगे इंटरनल ऑर्गन्स के बाहर सबसे पहले हमारी आउटरली कवर बॉडी है किससे, स्किन से। दैट मीन्स ये हमारा, आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये हमारा जो है इट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस। हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस। ठीक है, फिजिकल में, फिजिकल की हमने बात की। फिजिकल या एनाटॉमिकल अगर बोले सबसे बाहर से बात कर रही है, तो सबसे बाहर हमारी जो है वो क्या आ जाती है, स्किन, हमें प्रोटेक्ट करके रख रही है, राइट। के बाद स्किन के बाद अगर आप देखोगे हमारे पास जो है यहाँ पे म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट रहती है हमारी, ठीक है। और ये लाइनिंग हमारी कवर करके रखती है जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, हमारे जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी यही कवरिंग रहती है। इवन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की भी बात करें तो हमें मालूम है इन सब जगह पे हमारे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो काम करते हैं एज एन प्रोटेक्टिव फॉर अवर बॉडी। सबसे पहली कवरिंग जो है, जो हमारी बॉडी को क्या कर रही है, बैरियर बन रहा है बीच में जिसकी वजह से पैथोजन को रुकावट आएगी। तो पहला बैरियर, पहला डिफेंस है दैट इज द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, स्किन, म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड द यूरिनोजेनिटल ट्रैक। ये आ गया पहला पी। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास, फिजिकल हो गया यार। उसके बाद सेकेंड वन अगर हम बात करें, सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें, दैट मीन्स यहाँ पर हो रही है बात किसकी, सिक्रीशंस की। और इन सिक्रीशंस में अगर आप देखोगे हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे पास पीएच लेवल जो है वो अलग रहता है। स्टमक में देखो, स्टमक में एसिडिक मीडियम है, HCl प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर एक नेचुरल जो है इम्यूनिटी मिल जाती है क्योंकि वो जर्म्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी फिजियोलॉजिकली, राइट। के बाद हमारी भूख, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है लाइजोजाइम एंजाइम, जो नेचर में कैसी है, एंटी बैक्टीरियल। यहाँ तक बात। सिमिलरली हमारे टेयर्स की बात करें तो भाई रोना अच्छी बात है, क्या रोने से भी जो है, रोने से फेस के जो माइक्रोब्स वगैरह हैं
वो साफ हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो टेयर्स में भी सिमिलरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम प्रेजेंट होती है, और उसका नेचर भी कैसा है, एंटीबैक्टीरियल। तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में जो है फिजियोलॉजिकली हम लोगों को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करके रख रही है। दो अभी तक हमने बात की, सबसे पहले फिजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल, ये वहां तक बात समझ आ गई, 2 पॉइंट। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, थर्ड वन इज, हमने बात की अभी क्या, सेलुलर। दो सी बचे हमारे, एक बचा सेलुलर और एक बचा हमारा साइटोकाइन। तो दो हमें अच्छे से याद आ गई हो गए हैं। लाइसोजाइम्स जो है हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल पैथोजेंस को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सेलुलर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, तो ये क्रिएट करेगा हमारा यहाँ पर सेकेंड लेवल डिफेंस। ठीक है, तो सेकेंड लाइन डिफेंस जो है हमारा वो कौन करता है, एट द लेवल ऑफ सेलुलर, जहां पर जितने भी फैगोसाइट्स हैं, जो भी सेल्स फैगोसिटिक एक्टिविटी करते हैं, वो आ जाएंगे यहाँ। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो फैगोसिटिक रिस्पॉन्सेज शो करते हैं हमें, वो हमें मालूम है दैट इज अवर WBCs, या फिर आप जिनको क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स बोलते, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे सेलुलर लेवल पर जाकर क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसमें भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन जिस पे पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछा जाता है, WBCs में भी पर्टिकुलरली सेल कौन से हैं जिनका फैगोसिटिक नेचर है, दैट इज द न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है, इनकी परसेंटेज के बारे में भी पढ़ा हुआ है, और दूसरी चीज मोनोसाइट्स के बारे में भी पढ़ा है कि सबसे बड़ा न्यूक्लियस इसी का होता है, राइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, राइट। यहाँ पे एक चीज और पर्टिकुलरली याद रखने वाली है, वो क्या, यहाँ पे मेंशन की गई है न्यूट्रोफिल के लिए एक टर्म पर्टिकुलरली, दैट इज PMNL, एंड व्हाट इज इट, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट। तो राइट, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल पे स्पेसिफिकली है PMNL। तो PMNL आपको पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है, तो आप बोलोगे इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और वो भी कैसा, सेलुलर लेवल पर, क्योंकि हमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है, राइट। देखो नाम से पता चल रहा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, दैट मीन्स इसकी जो न्यूक्लियस की शेप जो है वो क्या होती है, चेंजेबल रहती है। इसकी वजह से जो है ये अपनी फैगोसिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है, राइट। सिमिलरली सेलुलर वाले में हमारे पास जो है और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को आपका पता ही है, मैक्रोफेजेस सेल जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा जाकर जो है क्या करते हैं, फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और यही जिस तरीके से अगर आपको याद रखना हो, जैसे हमारे कफर सेल्स लीवर में प्रेजेंट होते हैं, कफर सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीवर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर और याद रखना है, हिस्टोलिटिक सेल्स, ठीक है, एरियोलर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। डस्ट सेल्स हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेलुलर सेल्स जो है हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, जो काम करते हैं एज एन मैक्रोफेजेस। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक टाइप के सेल और होते हैं जिनको आप बोलते हो NK सेल्स, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। इनका शॉर्ट नेम क्या है, NK सेल्स। इनको क्या बोलोगे आप, NK सेल्स के नाम से भी जानोगे। और ये NK सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन जो है, मैक्रोफेजियल एक्टिविटीज को जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म, डायरेक्टली माइक्रोब को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये आ जाता है हमारा कहाँ पर, एट द सेलुलर लेवल। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हुए हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, फोर्थ पॉइंट हमारा, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट वन इनेट इम्यूनिटी में, दैट इज द साइटोकाइन।
और साइटोकाइन बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी बॉडी जो है इसमें पर्टिकुलरली एक एग्जांपल मेंशन है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अबाउट द इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स केवल आपको यहाँ पर भी मिलेगा, कैंसर के उसमें भी मिलेगा और बायोटेक के उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेगा। तो साइटोकाइन में जो है पर्टिकुलरली क्या चाहते हैं हमारे पास, इंटरफेरॉन्स। अब अगर इन इंटरफेरॉन्स की बात करें तो इंटरफेरॉन्स क्या है, एक पर्टिकुलरली टाइप का प्रोटीन है, इज अ पर्टिकुलरली टाइप ऑफ प्रोटीन कि क्या करता है। अब अगर हम बात करें इंटरफेरॉन, हम बोल रहे हैं एक टाइप का प्रोटीन है जो सिक्रीट करता है कौन, वायरस, दैट इज सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। सपोज करते हैं ये एक सेल है हमारा, सेल है ये, कोई वायरस आया, कोई वायरस आया इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि वायरसेस जो हैं वो एक्टिविटीज जब करते हैं तो उनका रेप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं जब वो रेट्रोवायरसेस अगर हैं तो जब वो अपना मैकेनिज्म, क्योंकि उनके पास जस्ट प्रोटीन कोड होती है अपनी और जेनेटिक मटेरियल, राइट, और सिर्फ वो जेनेटिक मटेरियल अपना इनकॉपरेट करते हैं होस्ट बॉडी में और उनकी मशीनरी यूज करते हैं फॉर देयर रेप्लिकेशन, और जिसकी वजह से उनका नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया, ये क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है जिसको आप क्या बोल रहे हो, इंटरफेरॉन। अब इस केमिकल के रिलीज होते क्या होता है हमारे पास, इस केमिकल के रिलीज होते जो है ये हेल्प करता है ये वाले सेल्स को, ये वाले केमिकल इसके साथ अटैच होंगे जैसे, राइट, ये करेगा कोशिश कि ये वाले सेल जो है इस वायरस की इन्फेक्शन से बच जाए। तो इंटरफेरॉन्स हमें याद रखना है, एक टाइप का प्रोटीन है जो कौन करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें इसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को किसके से, फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। क्या इस पर पर्टिकुलरली क्वेश्चन याद रखोगे, interferons जो हैं they are the protein like structure that are secreted by the virus infected cells to protect the non infected cells from the viral infection, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इंटरफेरॉन्स जो है वो इनहिबिट कर रहे हैं वायरस की रेप्लिकेशन को, इंटरफेरॉन्स इनहिबिट करते हैं वायरस की रेप्लिकेशन। इसी वजह से जो है जब हमें कॉमन कोल्ड वगैरह होता है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद हम खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेरॉन जो है वो इनहिबिट कर देता है वायरल रेप्लिकेशन को, जैसे वो अपना एंजाइम बनाएगा तो वो उसके प्रोटीन की रेप्लिकेशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो वायरल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, हालांकि याद रखोगे ये वायरस को किल नहीं कर सकता, ये वायरसेस को किल नहीं कर सकता, सिर्फ वायरस की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। वायरल डिजीजेस को हम दिमाग में रखना चाहिए, हमारे पास ऐसा अभी तक कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि हम वायरस को पूरा का पूरा किल कर सकें, लेकिन ये इंटरफेरॉन्स जो है हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल वायरल डिजीज, ये कंट्रोल कर सकते हैं, किल नहीं कर सकते वायरस को, ये पर्टिकुलरली याद रखोगे बात। ये किसमें आ गया, साइटोकाइन बैरियर। और पर्टिकुलरली यहाँ पर एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट और याद रखोगे, एनके सेल्स के बारे में अगर पूछा जाए पेपर में, एनके सेल्स जो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखोगे, दैट इज परफोरिन। नाम से पता है परफोरिन, दैट मीन्स जो क्या करेगा, जो भी सेल्स हैं इन्फेक्टेड, चाहे वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं या ट्यूमर सेल्स हैं, उनके अंदर जो है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है क्या करता है, पोर्स क्रिएट करता है और सेल को डिवाइड कर देता है, राइट, और बाद में उसमें फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी होकर खत्म कर देता है। लेकिन प्रोटीन का नाम याद रखोगे, प्रोटीन का नाम क्या है हमारे पास, परफोरिन,
यहाँ तक जो है हमारा इनेट इम्यूनिटी जो है वो खत्म होता है। इनेट इम्यूनिटी के 4 पॉइंट्स याद हो गए? इसमें कोई डाउट इनमें? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, एक्वायर्ड जैसे मैंने नाम से ही बोला था स्पेसिफिक। फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन सा है? याद हो गया, फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है हमारी स्किन प्रोवाइड करती है, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर लेवल जो सेलुलर जो हमारे पास है, सेलुलर बैरियर जो है वो हमारे सेकेंड लाइन डिफेंस है। उसके बाद जो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट प्रोवाइड्स द थर्ड लाइन डिफेंस, प्रोवाइड्स द थर्ड लाइन डिफेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंड लाइन डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड लाइन डिफेंस जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी आप याद रखोगे, दैट इज स्पेसिफिक, और हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो है चीज को क्या करते जा रहे हैं, एक्वायर करते जा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बोला एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की आती है हमारे पास, एक आती है हमारे पास एक्टिव और एक आती है हमारे पास पैसिव। और एक्टिव और पैसिव में भी मैंने बोला, एक्टिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, राइट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम बात करेंगे, पहले दो चीजों के बारे में बात करूंगी, और इसके बारे में सबसे पहले हम मतलब एक्टिव पैसिव के ऊपर जाने से पहले मैं एक बात कर रही हूँ। देखो, हम बात कर रहे हैं अभी पहली मुलाकात के बारे में। हमने बोला एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं, ये दिमाग में बात बैठ गई है। इनेट हम क्या करते हैं, वो हमारे बर्थ के टाइम पर ही प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ हमारे पास है। एक्वायर्ड हम लोग आफ्टर बर्थ एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब बॉडी में कोई पैथोजन आया, ये हमारी बॉडी, ठीक है, यहाँ कोई पैथोजन आ गया। अब ये पैथोजन जब पहली बार हमारे घर पे आ गया, घर मतलब हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे कि आपके घर पर बाहर कोई पहली बार आएगा दरवाजे पे, आप उसको पहली बार देखोगे, दैट इज योर फर्स्ट मीट। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जब पहली बार माइक्रोब आता है, हमारी बॉडी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी तो मतलब कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई बाहर से पर्सन फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके पास और पीछे उसने पकड़ा है चाकू। अब पहली बार तो आपको पता ही नहीं है, आपने उसको अंदर बुला लिया, आप उससे बातचीत कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो ऐसा करने वाले, तो आपने अपने डिफेंस में कुछ किया नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं, आप तैयार ही नहीं। सिमिलरली हमारी बॉडी का भी सेम यही बात है। पहला माइक्रोब जब पहली बार हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब आता है, हमारी बॉडी को उसके बारे में कोई भी चीज के बारे में अता पता नहीं है। तो पहली मुलाकात दैट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो मतलब हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप्ड अभी नहीं कर पाएगी। इसका मतलब अगर करेगी भी तो कैसे करेगी, एट द स्लो रेट, वो उसको इसके बारे में पता नहीं है। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला ही कंसेप्ट जो है RH कंपैक्टिबिलिटी में भी लगता है, ब्लड ग्रुपिंग में भी यही जो है कंसेप्ट लगता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्सेज सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज देती है वो इसी के बेसिस पे देती है। इम्यूनिटी वाला टॉपिक तभी मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगहों पर जो है रिलेट करता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हम लोगों को समझ आ गया, प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है और इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, लो इंटेंसिटी। इसका मतलब एक बंदा जो है वो बीमार पड़ जाएगा, है ना, चाकू चाकू बच सकता है उसको पहली बार। लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर जो है हमें मालूम है WBCs में हमारे पास होते हैं प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी सेल और एक होते हैं टी सेल। बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल अगर हम बात करें, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में, नहीं देखी होगी तो वो देख सकते हो। बी सेल्स की अगर हम बात करें, बी सेल्स जो है हमारे, अगर इनकी ओरिजिन और मैचुरेशन की बात करूं, तो बी और टी सेल दोनों ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बोन मैरो से, राइट। लेकिन मैच्योर की अगर बात करो तो बी सेल्स जो है वो मैच्योर कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो में। इन टी सेल जो है वो मैच्योर होते हैं कहाँ पे, थाइमस में।
दैट इज द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, राइट। वहां पे भी मैंने बात कही थी कि जैसे जैसे थाइमस ग्लैंड डिजनरेट होता जाता है, इसीलिए ओल्ड एज पे जाकर जो है इसीलिए जो है वहां पर इम्यूनिटी जो है वो ओल्ड एज में क्या होती जाती है, कम होती जाती है, राइट। तो बी सेल्स दे आर ओरिजिनेट एज वेल एज मैच्योर कहाँ पर, बोन मैरो में। लेकिन टी सेल्स की बात करोगे तो वो बन कहाँ रहे हैं, बोन मैरो में, जैसे हमारे ब्लड सेल्स जैसे बनते हैं। लेकिन टी सेल्स के जो सेल्स हैं वो मैच्योर कहाँ पर होते हैं, थाइमस ग्लैंड में जाकर। ये वाली बात भी हमें याद होगी, ठीक है। अब तो मतलब ये बी सेल और टी सेल का खेल है सारा हमारा रिस्पॉन्स देने। अब फर्स्ट मुलाकात हुई, इतना सेल को पता नहीं चला, तो बी सेल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे पहली बारी में। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये बी सेल्स जो है हमारे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स और एक को हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। क्या होता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म, जैसे हम लोगों का खुद का मैकेनिज्म ऐसा होता है, जिस बंदे को हमने, जैसे अगर कोई बंदा पहली बार हमारे घर पे आया, उसने ऐसा कुछ किया होगा, हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन गई हुई है, भाई वो बंदा ऐसा है, उसने ऐसा ऐसा किया था। नेक्स्ट टाइम वो बंदा अगर आपके घर आएगा, आप उसको अंदर आने दोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको उसके लिए उसका फेस, उसकी मेमोरी, उसने जो किया वो आपको याद हो गया। पहली मुलाकात में धोखा हो गया है अगर, तो वो आपको याद रहेगा, और वो धोखा जो याद रहेगा वो पूरी उम्र याद रहेगा। तो वो जो है वो धोखा जो है वो धोखा याद करो, याद हुआ, दैट मीन्स उसने क्या कर दी, अंदर मेमोरी क्रिएट कर दी। अब सेकेंड टाइम अगर वो, ये तो पहले टाइम आया था, सेकेंड टाइम वही अगर माइक्रोब फिर से बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो बॉडी को ऑलरेडी क्या पता है कि इसने पहली बार धोखा दिया था भाई, पहली बार धोखा दिया था, दूसरी बार तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उसके मेमोरी सेल उसी टाइम पर जो है वो क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। और जैसे ही पहचान लेंगे तो वो क्या करेंगे, उसी टाइम जो है सेल्स जो है इमीडिएटली डिवाइड होना स्टार्ट कर जाएंगे। बात समझ आ रही है? पहली बार में मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी लो है, पर्सन जो है वो बीमार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी के अंदर आ रहा है, तो हमारे बी और टी सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स में। और यही प्लाज्मा सेल्स बाद में इफेक्टर सेल्स बनाते हैं, जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं, ठीक। तो बी और टी सेल्स दोनों जो है वो कंट्रोल करते हैं डिजीजेस को और प्रोड्यूस करते हैं मेमोरी सेल्स वगैरह। देखो बी सेल्स का मेन काम होता है क्या करना, एंटीबॉडीज बनाना, और टी सेल्स जस्ट उसको सपोर्ट करते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, तभी मैंने बोला वो वाली वीडियो एक बार जाकर देख लेना, मैंने पूरा कंसेप्ट वहां पे बताया हुआ है, एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी अभी यहाँ पर, वो आप उस वीडियो में देखोगे। तो यहाँ पर मेमोरी सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसने क्या कर दी, यहाँ पर मेमोरी स्टोर कर दी, ठीक है। जैसे हमारी स्प्लीन है या लिम्फ नोड्स हैं, दैट एक्ट एज सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, उसकी भी वीडियो बनाई है मैंने। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारे, बोन मैरो और थाइमस, पीटीएम। और सेकेंडरी में प्लेट्स, सेकेंडरी प्लेट में क्या क्या आएगा, पेयर पैचेस, लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स और स्प्लीन। यहाँ वाले सेल्स के अंदर जो है मेमोरी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब सेम पैथोजन अगर अगली बार हमारे पास आया, तो मेमोरी सेल्स ने और टी सेल्स ने इमीडिएटली उसको पहचाना, डिवाइड करना स्टार्ट किया, और उसी टाइम पे इफेक्टर सेल्स जो है रिलीज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स उस टाइम बॉडी जो है वो क्या करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। कैसा रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। या फिर दूसरा नाम जो इसका एनसीईआरटी में लिखा है, दैट इज एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, सेकेंडरी बच्चों को याद रहता है, ये टर्म याद नहीं रहती है। तो एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स दैट इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और इसकी इंटेंसिटी अगर आपसे पूछी जाएगी सेकेंडरी की इंटेंसिटी कैसी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बार में तो नहीं पता था, लेकिन दूसरी बार अगर बंदा आ रहा है तो इंटेंसिटी हम पहले ही तैयार है, भाई ये बंदा आया है इसको भगाओ यहाँ से। तो सेकेंड टाइम की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी, हाई। क्यों, पहली बार ही उसके साथ जो है धोखे वाली बात दिमाग में छप गई हुई है। तो यहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ आ गया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, राइट। इसी के आगे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, दो टर्म्स हम यहाँ पे और याद करने वाले हैं।
अब इस रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंगली ही हम जो है इनको डिवाइड करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और साथ ही साथ में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ इसका प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज जो हैं इनके बेसिस पे ही हम दो टाइप के लिम्फोसाइट्स जो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उनको डिवाइड कर देते हैं। एक आगे बी लिम्फोसाइट्स और एक आगे टी लिम्फोसाइट्स, राइट। एक इम्यूनिटी हमारी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो याद बहुत सिंपल से याद रखना है इसको। ह्यूमरल इम्यूनिटी को आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। ये पर्टिकुलरली याद रखोगे चीजें सारी, मतलब तो आपने यहाँ पर ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं HMI या AMI, और इसको आप बोलोगे CMI। अब देखो याद कैसे करना है, बहुत आसान है। अब सिंपल हम क्या याद करें, कौन से क्या चीज होती है, ठीक है। देखो सेल मीडिएटेड का बड़ा सिंपल सी चीज, सीमेंट याद रख दो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो किसकी वजह से होती है, टी सेल्स की वजह से। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है, टी सेल्स की वजह से होती है। सीमेंट से याद रखोगे डायरेक्टली। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो किनकी वजह से हो रही है, हमारे पास टी सेल्स की वजह से हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाए बचा कौन, बी, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है आपकी, कौन सी, ह्यूमरल। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है आपकी इट इज कॉज्ड बाय टी सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स यहाँ पर बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो प्लाज्मा सेल और लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो है उनको साथ क्या कर सके, फाइट। और कुछ सेल्स जो है वो एज एन मेमोरी की तरह जो है वो रह जाते हैं। तो वहां पे कंसेप्ट आ जाएगा वो एंटीबॉडीज का वाई स्ट्रक्चर, वेरिएबल और वो वाली चीजें, ठीक है, और उसके साथ साथ एंटीजन का स्ट्रक्चर। तो इस वाले पार्ट के साथ डील आउट करता है वो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सारा। इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप के, GAMDE गेम्ड, ठीक है, GAMDE गेम्ड। तो वो आपको यहाँ से याद करना है। उस पार्ट में से क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको, उसकी जो 5 क्लासिफिकेशन है उसमें से सबसे बड़ी इम्यूनिट मतलब सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, दैट इज IgM, ठीक है। परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही मैंने आपको बताया, दैट इज परसेंटेज सबसे ज्यादा इसकी और सबसे कम ई की। इसी निमोनिक में इसको आप याद रखोगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जितनी भी एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में मिलती है वो क्या करती है, हमारे पास ह्यूमरल का मतलब क्या, फ्लूइड। ब्लड की बात करें तो मतलब फ्लूइड में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो वो बी सेल्स करते हैं। हैप्पी बर्थडे याद रखोगे, हैप्पी बर्थडे सेल्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कॉज्ड बाय बी सेल्स, और सीमेंट से याद रखोगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉज्ड बाय टी सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने बोला सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट्स करते हैं, राइट। टी सेल्स मैंने पहले भी बोला टी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, ये याद रखोगे। टी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, बी सेल्स को। हेल्प करते हैं किसकी, बी सेल्स की, ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ये बात। और मैं मालूम है जैसे भी मैंने अभी बोला था कि बोन मैरो से ये सारी माइग्रेशन होती रहती है और टी सेल्स थाइमस ग्लैंड वहां पर होगा, और उस तरीके से जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो वो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है यहाँ पर वो याद करते हैं। सबसे पहले दैट इज हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स की अगर मैं बात करूँ, देखो टी सेल्स हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, किलर टी सेल्स, या आप इसको साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोल सकते हो, दो। के बाद सप्रेसर सेल्स,
ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मेमोरी टी सेल्स। तो 4 टाइप के हमारे टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स हमारे सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल बाद में इफेक्टर बन जाता है और एक बचता है मेमोरी सेल। लेकिन टी सेल्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी। अब देखो नाम से पता चल रहा है हेल्पर का। हेल्पर क्या करेगा, बी सेल्स को हेल्प करेगा। क्या करेगा, जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि एंटीबॉडीज बनाए। क्या करें, एंटीबॉडीज बनाए। एक चीज और स्पेसिफिकली याद रखोगे, यही हेल्प करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को अलग करने के लिए, कि हमारे अपने सेल्स कौन से हैं और दूसरे सेल्स कौन से, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हमारे टी सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो किलर टी सेल्स को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, कि नॉन सेल्फ सेल जो हमारे अपने सेल नहीं वो उनको क्या कर दें, खत्म। साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो क्या करेंगे, परफोरिन रिलीज करेंगे और उसकी लाइटिक एक्टिविटी करवा देंगे। सप्रेसर सेल्स जो है हमारे, वो साइटोटॉक्सिक सेल्स का इनको सप्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो वो हमारे बॉडी में ऑटोम्यून कर देगी। ऑटोम्यून माने हमारे खुद के सेल्स में डिफ्रेंशिएट जब नहीं रहेगा, तो इसलिए हमारी बॉडी में सप्रेसर सेल्स एक टाइम पीरियड तक बैलेंस बना के रखते हैं, कहाँ तक जो है साइटोटॉक्सिक सेल्स की एक्टिविटी होनी चाहिए। और मेमोरी सेल का नाम ही मेमोरी है, तो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इनकाउंटर को अपने अंदर याद करके रख पा रहे हैं। क्लियर बात। तो टी सेल्स हमारे पास 4 टाइप्स के हो गए, टी हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स जिनको बोलोगे, सप्रेसर सेल्स एंड द मेमोरी टी सेल्स। हेल्पर सेल्स का काम हमने क्या बोला, हेल्पर सेल्स जो है दैट हेल्प्स द या दैट स्टिमुलेट्स द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, किलर या साइटोटॉक्सिक सेल्स को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो क्या कर लें, नॉन सेल्फ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लें। साइटोटॉक्सिक सेल्स का क्या बोला मैंने, वो परफोरिन रिलीज करते हैं और इसी तरीके से वो जो है सेल को स्वेलअप करके जो है उसकी सेल को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। सप्रेसर सेल क्या करेंगे, साइटोटॉक्सिक सेल को क्या कर देंगे, सप्रेस करेंगे ताकि उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इनहांस ना हो जाए और बॉडी जो है वो अपने ही सेल्स को क्या ना कर पाए, अटैक ना कर पाए। तो दैट मीन्स ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो जनरेट ना हो जाए। ऑटो इम्यूनिटी अगर डेवलप्ड हो जाएगी बॉडी में, और कई केसेस में ऐसी हो भी जाती है, की वजह से बॉडी अपने ही सेल्स को पहचान नहीं पाते और अपने ही सेल्स को जो है वो क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय। लास्ट वन इज द मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का काम क्या, वो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे टी सेल्स को और बाकी मेमोरी क्रिएट करके रखेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। इसी के साथ एक पॉइंट और हम यहाँ पे याद करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी ग्राफ्टिंग के साथ इंक्लूडेड है। ग्राफ्टिंग के साथ क्या पॉइंट याद रखना है, मैंने तब भी बताया था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात करें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात करें तो बुक पे लिखा हुआ है हमारे पास HLA कम्प्लेक्सेस होते हैं, दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी, या फिर वहां पे बुक पे लिखा हुआ है ह्यूमन किलर सेल्स। बच्चे किलर सेल्स का मतलब क्या हुआ, किलर या साइटोटॉक्सिक सेल्स, दिस सिक्रीट्स परफोरिन, फिर क्या करेंगे, ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, प्रोटीन्स रिलीज कर। जैसे हमने एनके सेल्स की बात की थी ना, नेचुरल किलर सेल्स, वैसे तो यहाँ पर ये किलर सेल्स जो है परफोरिन सिक्रेट करके सेल में पोर बना देंगे, उसके अंदर पानी भर जाता है और फिर वो जो सेल जो है वो डिवाइड हो के क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आ गया किलर सेल्स के बारे में। ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या बोला, देखो हमें एज सच अगर मैं बात करूं, ग्राफ्टिंग में हमें मालूम है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, बॉडी के चेकआउट करने होते हैं कि ब्लड ग्रुप है मैच कर रहा। उसके अलावा एक फैक्टर और होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो है बॉडी एक कंपैक्टिबिलिटी बनाती है कि कौन से हमारे अपनी चीज है और कौन सी हमारी अपनी नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्शन होती है। तो मैंने तब भी बोला था याद रखना, टी सेल्स
टी सेल्स की वजह से ऑर्गन जो है वो रिजेक्ट होते हैं, और इसी चीज को जो है हम सप्रेस करते हैं टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। बताओ जरा, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने, इम्यूनोसप्रेसेंट कौन सा यूज करते हैं ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो? दैट इज साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए पड़ा हुआ है। इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह इसको यूज करते हैं ताकि जो है ये क्या कर सके, रिजेक्शन को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ तक पार्ट जो है कवर अप हो गया अबाउट द टी सेल्स और टी सेल्स की टाइप्स का। ठीक, अब बची बात अभी हमारी किसके बारे में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में।